Hello everyone. Our today's topic is ozone depletion in stratosphere. In this topic, we are going to discuss about the depletions of ozone in the stratosphere, reasons behind the depletion, what is bad ozone, what is good ozone, importance of ozone, and how we can prevent the depletion of ozone in stratosphere. What is bad ozone and what is good ozone? In picture, you can see two different atmospheric layers, troposphere, and above the troposphere the layer is known as stratosphere. So ozone present in the troposphere known as the bad ozone, and the layer of ozone which is superior to stratosphere. देखिए यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर ओजोन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ओजोन लेयर विच इज प्रेजेंट अबोव द स्ट्रेटोस्फियर, वो गुड ओजोन के नाम से जाना जाता है, और ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन है वो बेड ओजोन के नाम से जाना जाता है। तो बेड ओजोन क्यों कहते हैं? ट्रोपोस्फियरिक ओजोन इज नोन एज बेड ओजोन व्हाई? बिकॉज इट हार्म्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेड ओजोन जो ट्रोपोस्फियर में है वो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, इसलिए उसको बेड ओजोन का है। एनिमल को भी हार्म करते हैं, इसलिए बेड ओजोन का है। गुड ओजोन इज प्रेजेंट इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। ये कैसे गुड है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप सब जानते हैं कि ओजोन एक शील्ड की तरह काम करता है। सनलाइट से अल्ट्रावायोलेट रेज जो आती है वो हाईली इंजूरियस है। यूवी रेज आर हाईली इंजूरियस सिंस दे कॉज म्यूटेशन। जो भी म्यूटेशन कर सकता है वो एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। म्यूटेशन से कैंसर जैसे डिजीजेस होते हैं, जेनेटिकल डिजीजेस राइज होते हैं, और हम जानते हैं कि म्यूटेशन होने के बाद वही म्यूटेटेड जीन्स जनरेशन बाय जनरेशन हेरिडिटी में स्प्रेड होते रहते हैं और जेनेटिकल डिजीजेस करते हैं, और उसका कोई क्योर अवेलेबल नहीं होता। स्किन कैंसर जैसे डिजीजेस अल्ट्रावायलेट रेज से हो सकती है। तो इट एक्ट्स एज अ शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। गुड ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है और शील्ड फॉर्म करता है। The thickness of ozone layer in a column of air from the ground to top of atmosphere is measured in term of Dobson unit. ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने का यूनिट डॉप्सन है, और हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं किस तरीके से ओजोन लेयर की थिकनेस कम हुई, ओजोन डिप्लीशन कैसे हुआ। Which things are responsible for the formation of good ozone in the stratosphere? In stratosphere, ultraviolet rays act on molecular oxygen causing the production of ozone. That means ultraviolet rays are responsible for the ozone production. They form the ozone from the oxygen molecule. But ultraviolet rays also cause the degradation of ozone into oxygen. इसका मतलब ये हुआ अल्ट्रावायलेट रेस ऑक्सीजन से ओजोन भी फॉर्म करते हैं, और वही रेस ओजोन से ऑक्सीजन भी कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से दोनों प्रोसीजर है रिवर्सिबल, और इस तरीके से अल्ट्रावायलेट रेस ऑक्सीजन और ओजोन का बैलेंस स्ट्रेटोस्फीयर में बनाए रखते हैं। दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये है मेन रीजन ओजोन डिप्लीशन का। The greatest reason of ozone depletion is chlorofluorocarbons, which is used in refrigerator as a cooling agent. ये जो फॉर्मेशन का बैलेंस है, ऑक्सीजन से ओजोन बनना और ओजोन से वापस ऑक्सीजन का कन्वर्जन है, उस बैलेंस को डिस्टर्ब करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मूव अपवर्ड्स एंड रीच स्ट्रेटोस्फियर। ये स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज एक्ट ऑन CFCs रिलीजिंग Cl क्लोराइड एटम्स। आप देख पा रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन के साथ साथ फ्लोरीन और क्लोरीन मोलेक्यूल्स हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज क्लोरोफ्लोरोकार्बन को टच करते हैं, वैसे ही CFC ब्रेक हो जाता है और उससे क्लोराइड एटम्स, क्लोरीन एटम्स रिलीज होते हैं, और क्लोरीन कैटालिस्ट है, वो ओजोन को तोड़ देता है और उसमें से ऑक्सीजन फॉर्म कर देता है। इस तरीके से क्लोरीन एटम्स ओजोन लेयर को तोड़ने लगते हैं
This cause ozone depletion. It has formed ozone hole over the Antarctic region. एक पर्टिकुलर टाइम पे हर समय में, जैसे अगस्त महीने का जो पीरियड रहता है उसमें अंटार्कटिका रीजन के आसपास में ऑलवेज ओजोन होल देखने को मिलता है, और जिसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. Now let's learn about the harmful effects of ultraviolet. What will be the impacts of ozone depletion? So wavelength of ultraviolet A is shorter than ultraviolet B. इसका मतलब है अल्ट्रावायलेट रेज दो पार्ट में डिवाइडेड है, मेनली अल्ट्रावायलेट ए एंड बी. इसके दो टाइप्स हमें यहाँ पर दिखाए. तो वेवलेंथ जो अल्ट्रावायलेट ए की है वो शॉर्टर है अल्ट्रावायलेट बी के कंपेरिजन में. दैट्स वाई जो यूवीबी है अल्ट्रावायलेट बी वो एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती है. अल्ट्रावायलेट ए एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में, पर अल्ट्रावायलेट बी है वो हमारे तक पहुंच जाती है और उससे डीएनए में म्यूटेशन होता है. और हम जानते हैं कि इससे स्किन कैंसर, स्किन सेल को डैमेज होना और स्किन एजिंग, स्किन पे रिंकल्स हो जाना, स्किन में एजिंग हो जाना, ये सब होने लगता है. हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी कैन कोज इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया. कॉर्निया आपको पता है आई का एक पार्ट है और उससे स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है. जनरली स्नो ब्लाइंडनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्नो एरिया में जो अल्ट्रावायलेट बी है उसके रिफ्लेक्शन से होता है. अल्ट्रावायलेट बी स्नो एरिया में रिफ्लेक्ट होकर आइस तक पहुंचते हैं, इसलिए ब्लाइंडनेस होती है. तो स्नो रिस्पॉन्सिबल है इसलिए स्नो ब्लाइंडनेस नाम दिया, पर अल्टीमेटली अल्ट्रावायलेट बी ही रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक पहुंचते हैं, इसलिए मेन रीजन अल्ट्रावायलेट बी ही है. उसके लिए आप फिगर में देख पा रहे हैं कि आपको ऐसे गोगल्स पहनने पड़ते हैं जो यूवी लाइट से आपको प्रोटेक्ट करे. स्पेशल प्रोटेक्टिव ग्लासेस आते हैं जो यूवी से प्रोटेक्ट करते हैं. आपको फिगर में दिखा रखा है कि किस तरीके से आइस में डैमेज होता है और स्किन में डैमेज होता है अल्ट्रावायलेट बी से. इट परमानेंटली डैमेज टू कॉर्निया. कई बार ये ब्लाइंडनेस भी कर सकता है, अगर बहुत ज़्यादा डोज है तो ब्लाइंडनेस भी आ सकती है अगर कॉर्निया में परमानेंट कोई बड़ा डैमेज हुआ है जो अब हील नहीं हो पा रहा है. एक्शंस वी हैव टेकन to protect the ozone layer or to control the ozone depletion in the stratosphere. The Montreal Protocol, an international treaty in Canada 1987, was signed to control the emission of ozone depleting substance. कनाडा में 1987 में मॉन्ट्रियल नाम की प्लेस है, वहां पर एक ट्रीटी इंटरनेशनली साइन हुई जहां पर ओजोन डिप्लीशन करने वाले सब्सटेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका अल्टरनेटिव कैसे ढूंढा जाए, उसके बारे में डिस्कशन हुआ. और ये ट्रीटी को 1987 से 2012 तक 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं. देयर आर प्रोटोकॉल्स फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ CFCs एंड द अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स. डेवलप कंट्री के लिए अलग से रूल्स हैं और अनडेवलप्ड कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए डिफरेंट रूल्स हैं कि CFC जो है उनके लेवल में किस तरीके से कंट्रोल करें, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए. मेन जो फैक्टर है वो वही है. तो आप फिगर में देख पा रहे हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था उसने क्या कंट्रीब्यूट किया. उस पर ढेर सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी. नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, innovation and infrastructure, sustainable cities and communities, climate action, partnerships for the goal. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने काम किया. और इसमें एक चीज़ थी जो हमने डिस्कस की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के कंट्रोल की बात भी थी, जिससे इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट बैलेंस हो सके. उसको 2012 में 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके. Hello everyone. In this lecture we are going to discuss about the resource utilization and maintenance, especially degradation by improper resource utilization and maintenance. Resources के improper utilization से और उसके proper maintenance ना होने की वजह से क्या problems rise हुई, उसके बारे में हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. First topic is soil erosion and desertification. Human activities like overcultivation, deforestation, grazing and poor irrigation practices leads to soil erosion. जमीन का बह जाना, पानी के साथ जमीन का बह जाना, उसको soil erosion हम कहते हैं.
अगर कोई भी क्रॉप आप बार बार कल्टीवेट करते रहते एक ही ज़मीन पे और उसमें प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक, पानी पहुंचाने की टेक्निक आपकी प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपर फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहे, डिफोरेस्टेशन जैसे आसपास में ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है, प्लांट्स नहीं है, या ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, केटल्स कुछ ज़्यादा ही ग्रेजिंग कर रही है, ये सारी कंडीशन की वजह से ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो लीड्स करते हैं टूवर्ड्स द सॉइल इरोशन. इट रिजल्ट्स इन अ राइट पैचेस ऑफ लैंड एंड डेजर्टिफिकेशन. इससे डेजर्ट्स फॉर्म होने लगता है, छोटे छोटे पैचेस फॉर्म होते हैं, वो पैचेस आपस में जुड़ जाते हैं और फिर वो पूरी फर्टाइल लैंड जो एक समय में फर्टिलिटी शो कर रही थी वो डेजर्ट बन जाती है. आपको सेकंड इमेज में डेजर्टिफिकेशन शो किया है एंड फर्स्ट इमेज में soil erosion. Increased urbanization also creates desertification. जो नीड क्रिएट हुई है उस नीड को फुलफिल करने के लिए फार्मर्स पुअर इरिगेशन और ओवर कल्टीवेशन करवाते हैं और इस रीज़न से भी डेजर्टिफिकेशन हुआ है. बढ़ती हुई सिटीज़ की डिमांड फुलफिल करने के लिए हमने सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया, यूटिलाइजेशन नहीं किया, उसको मेंटेन भी नहीं किया. यही रीज़न से जिस रीज़न से सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन होता है. इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस में सेकेंड टॉपिक है अबाउट द वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी. Both are the problems as a part of Green Revolution. Green Revolution had created the problems वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी. ये दोनों प्रॉब्लम्स एक्चुअली में ग्रीन रिवॉल्यूशन का नतीजा है. हम जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें काफ़ी एडवांटेजेस हुए. हम डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए काफ़ी कंट्रीज़ के ऊपर और हम इंडिपेंडेंट हो गए. हमने क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया, एग्रीकल्चर में हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ जिसमें हमने हर्बिसाइडर्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया और वही सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी के लिए. इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल. अगर फार्म में मॉनसून का पानी भर जाता है, मॉनसून की बारिश की वजह से पानी भर जाता है और वो पानी अगर प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता आपके फार्म से तो उससे सॉइल सैलिनिटी हो सकती है. पानी का भरा रहना, पानी भर जाता है कहीं पर तो उसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं. उससे सॉइल सैलिनिटी कैसे होगी? अगर खेत में पानी भरा हुआ रहेगा तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो मिनरल्स है, जो सॉल्ट्स है, वो सुपीरियर सरफेस में आएंगे, अपर सरफेस में आएंगे और पानी के वेपोराइज होने के बाद वो सुपीरियर सरफेस को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे. इस तरीके से अपर सरफेस सॉल्ट से कवर हो जाएगी. आपको सेकेंड फिगर में दिख रहा है कि इस तरीके से वाइट सॉल्ट से फार्म की अपर सरफेस कवर हो गई है. ऐसे फर्टाइल लैंड का जो अपर पार्ट है वो नॉन फर्टाइल हो जाएगा और आप वहाँ पर कुछ प्लांट्स ग्रो नहीं करवा पाएंगे. विदाउट मॉनसून क्रॉप्स भी प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे. इस तरीके से सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी और आपका फार्म अब प्रॉपर तरीके से क्रॉप डेवलप नहीं कर पाएगा और कुछ क्रॉप्स तो बिल्कुल ही डेवलप वहाँ नहीं हो पाएंगे. दिस डैमेज दिस द एग्रीकल्चर. आइडियली ऐसा कहते हैं कि सॉइल सैलिनिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल एक और फैक्टर है बोरवेल वाटर. वेल वाटर सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है फॉर एग्रीकल्चर. बोरवेल का पानी कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस से आता है, ज़्यादा ही गहरे डिस्टेंस से आता है. इस रीज़न से उसमें सोल्ट ज़्यादा होते हैं और आप अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सोल्ट आपकी ज़मीन की सैलिनिटी को इंक्रीज़ कर देंगे और इससे फिर आप आने वाले वक्त में प्रॉपर क्रॉप नहीं ले पाएंगे, कुछ स्पीशीज़ ग्रो ही नहीं होगी प्लांट्स की. तो वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस का सेकेंड टॉपिक था.